गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माध्यमिक पूरक परीक्षा 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे अपन। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको भाग ए के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हल करवा दिए। आज की इस क्लास में अपन भाग बी, सेक्शन बी, पेपर का सेक्शन बी और इस वीडियो का भाग 3, भाग बी में 11 से 15 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन होता है उसके 2 अंक होते हैं। तो देखें प्रश्न क्रमांक 11। सूत्र निकलम द्वारा 105 का घनफल ज्ञात कीजिए। सूत्र निकलम द्वारा वर्ग भी है अपने कोर्स में और सूत्र निकलम द्वारा घनफल भी है। घनफल का मतलब क्यूब, उसी का उसी से 3 बार गुणा, उसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा घनफल कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो देखें संख्या अपने पास है 105। संकेत में लिखते हैं अपन। सबसे पहले आधार लिखना होता है। तो मैंने जब वैदिक गणित जो प्रश्नावली समझाई थी, जो अपने 10वीं के पाठ्यक्रम की पहली प्रश्नावली है जो 4 नंबर की है, टोटल उसमें से 3 प्रश्न पूछते हैं, 2 1 नंबर के, 1 1 नंबर के और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन, संकेत आधार के अंदर 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है। तो 3 तरह के आधार हैं। यहाँ 105 है, वो अपने 100 के पास है, तो यहाँ आधार होगा वो 100 होगा। और विचलन 100 से कितना अधिक है या कितना कम है, आधार से कितना कम या कितना अधिक, वह विचलन कहलाता है। तो यहाँ 100 से 5 अधिक है तो विचलन हो जाएगा 5। तो सबसे पहला काम है संकेत में 2 चीज़ें लिखनी है आपको। एक तो आधार बताना है, यह 105 100 के पास है तो आधार 100 हो जाएगा, विचलन 100 से 5 अधिक है। अब आपको इसका सूत्र आना चाहिए। सूत्र होता है अपने संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र को अच्छी तरह से समझे आप। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन भाग 1, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर भाग 2 और विचलन का क्यूब भाग 3। तो 3 भागों में विभाजित है सूत्र। प्रथम भाग ऑब्लिक द्वितीय भाग ऑब्लिक तृतीय भाग। क्योंकि अपन घनफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए तृतीय भाग में क्यूब है। विचलन देखो, यहाँ विचलन की घात 1, यहाँ विचलन की घात 2, यहाँ विचलन की घात 3। पहले भाग में घात 1 है, दूसरे भाग में घात 2 है और तीसरे भाग में घात 3 है। संख्या का क्यूब, तो संख्या का क्यूब, संख्या अपने पास 105 है, संख्या अपने पास 105 प्लस 2 और विचलन कितना है 5। विचलन अपन ने ज्ञात कर लिया पहले ही, 5 विचलन है। 3 इंटू 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 का क्यूब। जहाँ पर विचलन लिखा हुआ है सूत्र में वहाँ पर अपने संख्या 5 लिखी और जहाँ पर संख्या है वहाँ पर 105। सॉल्व करते हैं इसको। 105 प्लस 2 5 से गुणा होगा 10 ऑब्लिक 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 ऑब्लिक 5 का क्यूब 125। 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 125। 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा और 125। अब ये विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पास आधार 100 है, तो आधार 100 यानी 2 जीरो है इसमें, तो 2 अंक की संख्या आएगी। जबकि भाग 3 में 3 अंक की संख्या आ रखी है, तो इस भाग 2 संख्या लेंगे और तीसरी संख्या को अगली संख्या में ले जाके जोड़ेंगे। तो इसको वापस लिखने का तरीका 115 प्लस ऑब्लिक 115 ऑब्लिक 75 और ये 1 थोड़ा नीचे है और 25 ऊपर की तरफ। ध्यान देना 1 को थोड़ा नीचे करना है क्योंकि 2 अंक की संख्या चाहिए अपन को। जब आधार 100 हो
तो 2 अंक की संख्या होगी, बाकी में 2 अंक ही है, इसलिए यहाँ पर 1 को यहाँ जोड़ेंगे इसमें, तो 1 75 में जुड़ जाएगा, 115, 75 में 1 जोड़ने पे 76, 25। अब ऑब्लिक का चिन्ह हटा देंगे, 115, 76, 25, तो ये इसका आंसर है। विशेष ध्यान देना, ये 1 को इसमें जोड़ा है अपन ने, 75 1 76 हुआ, और ये तृतीय पहला भाग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि संख्या खत्म है। अब आगे तो 3 अंक की संख्या है, तो तीसरे अंक की संख्या होती है इकाई, दही, सैकड़े। तो सैकड़े का जो अंक होता है उसको दूसरे भाग में ले जाकर जोड़ते हैं। ये था इसका पहला क्वेश्चन, सूत्र निखिलम द्वारा 105 का घनफल। अब आपको यदि जांच करनी है कि अपना आंसर सही या गलत, तो 105 को 105 से गुणा करवाएगा तो आंसर आएगा 11025, और इसको वापस 105 से गुणा करवा देना तो इसका आंसर आ जाएगा 1157,625। ये जांच करने का तरीका है। देखो प्रश्न क्रमांक 12। ये प्रश्नावली 2 से है, वास्तविक संख्या इसका नाम है प्रश्नावली का, जो 3 नंबर की प्रश्नावली है, और मात्र उससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में ए को 8 मिनट का समय लगता है। ए को 8 मिनट। विशेष ध्यान देना, प्रश्न काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्या क्या चीज़ें अपन को चाहिए उसको नोट कर लेते हैं। ए को तो समय लगता है 8 मिनट और बी को समय लगता है 10 मिनट। ए को समय लगता है 8 मिनट, बी को समय लगता है 10 मिनट, और प्रश्न में पूछा है कि कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में लेसे पे ज्ञात करते हैं, लिस्ट, कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समावर्ती, या तो एचसीएफ या एलसीएम। तो देखो इसमें क्या ज्ञात होगा। लिखने का तरीका, एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में, यानी जब एक चक्कर पूरा होता है तो एक को तो 8 मिनट लगता है, ए है ये, और एक चक्कर और लगाने पर एक व्यक्ति को जो बी है उसको 10 मिनट लगता है। तो बताओ दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में लेसे पे ज्ञात करते हैं, ये विशेष ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ए द्वारा एक मैदान, ए द्वारा मैदान के लगाया गया एक चक्कर में लगा समय बराबर 8 मिनट। प्रश्न में लिखा हुआ है ए को 8 मिनट, तो ए द्वारा मैदान के लगाया गया एक चक्कर में लगा समय 8 मिनट। इसी प्रकार बी द्वारा मैदान के लगाया गया एक चक्कर में लगा समय 10 मिनट। पहले अपन जब प्रश्न को हल करते हैं तो प्रश्न में से कुछ चीज़ नोट करते हैं आंसर देते समय। तो ये देखो, ए द्वारा मैदान के लगाया गया एक चक्कर में लगा समय, बी द्वारा लगा गया समय 10 मिनट। अब अपन प्रश्न के अनुसार अतः इनका क्या करेंगे, अतः 8 व 10 का ले से पे लघुत्तम समावर्ती एलसीएम ज्ञात करेंगे। अतः 8 व 10 का ले से पे, लिस्ट, कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समावर्ती। तो 8 और 10 का ले से पे ज्ञात करने के लिए अपने पास संख्या 8 है। 8 बराबर 2 × 2 × 2, 8 के टुकड़े हो जाएंगे
इसी प्रकार 10 के टुकड़े हो जाएंगे 2 × 5, यानी इन दोनों के अपचय गुणनखंड विधि से लसापे ज्ञात करेंगे 8 और 10 का। तो देखो दोनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है। कॉमन का मतलब तो एचसीएफ होगा, एलसीएम का मतलब है लिख लो जो भी संख्या है। तो लसापे 2 × 2 × 2 × 5, 2 3 बार लिख लेंगे और 5 को भी लिख लेंगे। लसापे का मतलब लिख लो, कोई भी संख्या उसको लिख लेते हैं। और मैसापे का मतलब है दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या हो वो लिखी जाती है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आएगा 40 मिनट। तो लास्ट में लिख देंगे अपन कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 40 मिनट समय के बाद मिलेंगे। विशेष ध्यान देना 40 मिनट, ये इसका फाइनल आंसर है। एक इस प्रश्नावली में 2 चीज़ें दे रखी है आपको विशेष तौर पे। एक तो दे रखा है एचसीएफ, जिसे अपन हिंदी में महत्तम समापवर्त्य मैसापे कहते हैं, और एक है अपने पास लसापे। तो ये आपको पहचान करनी पड़ेगी किस प्रकार के प्रश्नों में लसापे ज्ञात करेंगे या मैसापे, और दोनों ही अभाज्य गुणन की विधि से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 13, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 44 सेमी है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको परिधि दे रखी है। तब यहाँ इस प्रश्न में आपको यह समझना है कि चतुर्थांश क्या होता है वृत्त का। एक वृत्त होता है जब उसमें अपन 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं, एक आड़ी और एक सीधी रेखा। तो देखो इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3। तो जो 4 भाग है चतुर्थांश, तो इसके चतुर्थांश हो गए 4। चतुर्थांश का मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है चौथे भाग का। तो किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो अपन यहाँ AOB, इसका जो चौथा भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन अपन को इसकी त्रिज्या ने देखे, इस वृत्त की त्रिज्या ने देखे इसकी परिधि दी है। तो पहले परिधि की सहायता से अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्योंकि परिधि बराबर 44 सेमी परिधि का सूत्र होता है, इसलिए 2πr बराबर 44, r बराबर 44/2π, 44/2। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 22 का भाग 44 में 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम अपन ने इसकी त्रिज्या ज्ञात की। अब एक चीज़ की और कमी है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्या द्वारा काटा गया भाग है, तो इसे अपन लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कहते हैं। ये चाप AB है, चाप AB का लिखने का तरीका होता है चाप AB, या AB के ऊपर आप निशान बना दो इस प्रकार का, तो इसको पढ़ने का तरीका होता है चाप AB। और चाप भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप का माप होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, और दीर्घ चाप का जो माप होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तथा अपन यहाँ से थीटा भी ज्ञात कर लेंगे कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और चौथा भाग का कोण ज्ञात करना है, इसलिए अपन 4 का भाग देंगे और आंसर आएगा 90 डिग्री। तो विशेषतः जो इस प्रश्न में जो कमी रह गई है, पहले अपन ने उसको पूरा किया। परिधि की सहायता से अपन ने त्रिज्या ज्ञात की, फिर अपन ने जब कोण ज्ञात किया 360 डिग्री इसका टोटल योग होता है, उसमें अपन ने 4 का भाग दिया तो 90 डिग्री। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो कोण होगा 90 90 90 90, चारों को योग करते हैं 90 + 90 + 90 + 90, 360 डिग्री। ये पहला भाग 90 डिग्री का, 90 90 180, 270, 360। कभी भी चतुर्थांश आ जाता है तो प्रश्न में आपको कोण नहीं मिलेगा, तो मान के चलना कि वह 90 डिग्री होगा। अब आपके पास सूत्र लगाना है। सूत्र वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे अपन। वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या अपने किताब में कहीं चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो सूत्र होता है वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भी ज्ञात की 7 × 7, थीटा की वैल्यू 90 बटे में 360, 7 से 7 कैंसिल, 90 का भाग 4 बार, 2 के बार से 2 बार, 11 बार, 11 7 77 बटा 2, आंसर आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। 2 का भाग देंगे सब 77 में, 2 का भाग 7 में 3 बार, 17 में 8 बार, भाग टूट जाएगा पॉइंट, और 10 में 5 बार। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 38.5 सेमी स्क्वायर। या फिर इस प्रश्न को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जो इसकी दूसरी विधि है, सेकंड विधि है इसकी, विधि सेकंड देख लो आप। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है जिसमें अपन 4 का भाग देंगे। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि आर यहाँ 7 आर के स्थान पर 7 लिखने पर, सोल्व करने पर, 4 का भाग देने पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 14। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 6 मीटर, 60 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 30 सेमी, 15 सेमी, 7.5 सेमी की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न 16 प्रश्नावली से जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, तो विशेष से देखें आप उस प्रश्नावली का वीडियो वापस देखोगे आप, वो प्रश्नावली 6 नंबर की है, उसमें से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से। तो जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें तो इसका मतलब जो आकृति होगी वो घनाभ की आकृति की होगी। तो आप देखोगे यहाँ दीवार है या ईंट है, ईंट की जो आकृति होती है वो घनाभाकार होती है। तो ये घनाभ है, यानी कि दीवार ले लो चाहे ईंट ले लो, यहाँ पर ये लंबाई है इसकी। मान लो अपन ईंट की लंबाई लिख रहे हैं, तो ईंट की लंबाई अपने पास 30 सेमी ईंट है ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 सेमी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7.5 सेमी। तो विशेष ध्यान देना, ये घनाभाकार ईंट है और इस ईंट को दीवार पर लगाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव भाग देते हैं, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दिया जाता है और आंसर इसका फिक्स आता है, कभी भी पॉइंटों में आंसर नहीं आता है। तो देखो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि दीवार की लंबाई वो है आपके पास 6 मीटर, तो 6 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600 सेमी। अब 100 से गुणा क्यों करवाया, आप देखो प्रश्न को इकाई 1 होनी चाहिए, या तो प्रश्न पूरा मीटर में होना चाहिए या प्रश्न सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ अपन देखते हैं कि प्रश्न मीटर, सेमी, मीटर, तो 2 चीज़ मीटर में दे रखी है और बाकी सारी संख्या है वो सेंटीमीटर में है। तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए अपन 6 मीटर को जब 100 से गुणा करेंगे तो 600 सेमी हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है अपने पास वो ऑलरेडी सेमी में दे रखी है 60 सेमी, तो उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो इसकी ऊंचाई है वो अपन को दे रखी है मीटर में, वो है 3 मीटर, तो 3 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो 300 सेमी। तो पहला काम ये रहेगा प्रश्नों में कि इकाई 1 होनी चाहिए, या तो पूरा प्रश्न सेमी में होना चाहिए या पूरा प्रश्न मीटर में होना चाहिए। अब अपन को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो डायरेक्टली बता रहा हूँ। ईंटों की संख्या दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो दीवार की विमाई मैंने यहाँ लिखी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ईंट की विमाई यहाँ पर है।
लंबाई ईंट की 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ईंट की 15 सेंटीमीटर है और ये 7.5 सेंटीमीटर है। तो ईंट होती है वो भी घनाभ की आकृति की होती है। दीवार का आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ईंट का आयतन का सूत्र भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसलिए इसमें अपन भाग देंगे तो दीवार का आयतन या लंबाई है 600, चौड़ाई है अपने 60, ऊंचाई है 300 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 7.5। प्रश्न में भी दिया हुआ क्रम से 30, 15, 7.5। ये अपने ईंट की विमाएँ हैं। 30 इंटू 15 इंटू 7.5। अब इसको सॉल्व करना है तो पहला काम है पॉइंट दशमलव की संख्या को फ्री करना। तो ये दशमलव यहाँ से फ्री करते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। अब आसानी से इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने पे देखो 30 का भाग 60 600 में 20 बार, 25 का भाग देंगे अपन, या 15 का भाग देंगे 3000 में 200 बार, 25 का भाग देंगे 25 का भाग 75 में 3 बार, और 200 में 25 का भाग 8 बार, 3 का भाग 60 में 20 बार। 20 इंटू 20 इंटू 20 8, 20 को 20 से गुणा करते हैं तो 400, और 400 इंटू 8, तो 400 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, 3200 ईंटें। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3200 ईंटें। ये था प्रश्न क्रमांक अपने 14। देखो नेक्स्ट प्रश्न 15। देखो प्रश्न क्रमांक 15वां प्रश्न है। ये एक्सरसाइज अपने 19वीं प्रश्नावली जो 4 नंबर की है वहाँ से लिया गया है, जिसका नाम है यातायात सड़क सुरक्षा। यातायात सड़क सुरक्षा शिक्षा जो प्रश्नावली 4 नंबर की है, जिसमें से 2 और 2 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 1-1 नंबर के और 1 2 नंबर का। तो देखो ये 2 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न किताब में पाठ्य पुस्तक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना इसकी कोई विधि मिलेगी। ये प्रश्न 9th क्लास की एक प्रश्नावली है। दूसरी प्रश्नावली 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक तो चाल का सूत्र आना चाहिए, दूरी बटा समय, और एक आपको विलोपन विधि जो 9th क्लास में थी वो आनी चाहिए। देखो कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है ये। यदि एक ही स्थान से व्यक्ति भिन्न भिन्न गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 344 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। विपरीत दिशा, एक ही दिशा। जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो उन हमेशा क्या होगा, a माइनस बी, और जबकि विपरीत दिशा में चलते हैं तो a प्लस बी। ये होगी एक ही दिशा और ये होगी विपरीत दिशा। तो ध्यान रखना, एक दिशा में चलने पर सापेक्ष चालों का अंतर होता है और अलग अलग दिशाओं में चलने पर सापेक्ष चालों का योग होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। देखें प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 15। तो आज की इस क्लास में ये इसका अंतिम प्रश्न है 15वां, पार्ट बी, सेक्शन बी 11 से 15, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, जिसका 15 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। यानी टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 5 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में पूरे हो जाएंगे। तो देखें, एक ही स्थान से व्यक्ति भिन्न भिन्न, विशेष ध्यान देना, दोनों के पास अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ हैं, दोनों के पास अपने निजी वाहन हैं, लेकिन डायरेक्शन है वो एक ही है, एक ही दिशा में। ये ध्यान देना। सबसे पहले अपन लिखेंगे, माना कि गाड़ियों की जो चाल है क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। विशेष ध्यान देना, गाड़ियों की जो चाल है अपने पास वो है x किलोमीटर प्रति घंटा
और दूसरी है y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक a है और एक b है, दो व्यक्ति हैं। पहले तो समान दिशा में जा रहे हैं, समय दोनों का सेम है 4 घंटा, और दूरी अलग अलग है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की तरफ और एक व्यक्ति 344। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 24/4। अब 24/4 क्यों लिखा? क्योंकि जो दूरी का सूत्र, चाल का सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय। चाल का जो सूत्र होगा वो होता है दूरी बटा समय। तो प्रथम कंडीशन में दूरी अपने पास 24 किलोमीटर है और समय है वो 4 है, तो दूरी बटा 4, 24/4। 4 का भाग देंगे 24 में, 6 किलोमीटर। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बनाते समय ये ध्यान देना विपरीत दिशाओं में, तो एक दिशा होने पर घटाते हैं और विपरीत दिशा होने पर x प्लस वाई बराबर 344/4 दूरी बटा समय। तो x प्लस वाई बराबर 4 का भाग देंगे तो 8 बार जाता है 32 में, और फिर 24 में 6 बार। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, समीकरण नंबर 2। प्रश्न को वापस समझना। गाड़ियों की चाल पूछी है, 2 गाड़ियां हैं, तो माना कि गाड़ियों की चाल क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल का मात्रक होता है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होता है और दूरी होती है वो केवल किलोमीटर में होती है। तो यहाँ से आप पहचान कर सकते हो ये दूरी है केवल किलोमीटर है, समय इसके साथ नहीं है। प्रति और में सब समय हो जाता है प्रति चीज़ में, तो इसका मतलब वो चाल हो जाती है। अब समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि जो कक्षा 9th में पढ़ी थी अपन ने, विलोपन विधि से हल करने पर तो समीकरण नंबर 1 है अपने पास x माइनस वाई बराबर 6 और समीकरण नंबर 2 है अपने पास x प्लस वाई बराबर 86। इक्वेशन सेकंड। विलोपन विधि की क्या नियम है? संख्या समान होनी चाहिए, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो ये माइनस प्लस चिन्ह विपरीत है और वाई वाई समान है। x x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। x बराबर 92/2, 2 का भाग 92 में, 9 में 4 बार, 12 में 6 बार। तो पहले की जो चाल आएगी गाड़ी की x के स्थान में लिख लेंगे। तो प्रथम गाड़ी की जो चाल है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान समीकरण 2 में या 1 में किसी में रखो। 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 अपने पास है x प्लस वाई बराबर 86। तो x का मान आया अपने पास 46 प्लस वाई बराबर 86, तो y बराबर 86 माइनस 46, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लेना आप, एक की चाल आएगी, एक गाड़ी की चाल वो आएगी 46 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गाड़ी की चाल आएगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है, गाड़ियों की चाल बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपको चाल का सूत्र आना चाहिए दूरी बटा समय, ताकि आसानी से अपन समीकरण को चाल में बदल लें। और चाल में इसलिए बदला है क्योंकि चाल पूछी अपन से, इसलिए अपन ने ये सूत्र लगाया दूरी बटा समय। यदि सूत्र नहीं लगाता तो इसका आंसर नहीं आता। ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि एक दिशा में चलने पर सापेक्ष चालों का अंतर होता है, विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चालों का योग होता है, और विलोपन विधि जो कक्षा 9th में थी उसका भी आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इन तीनों चारों की सहायता से प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो पाठ्य पुस्तक है अपने कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 19 है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। वहाँ से थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बाकी उस प्रश्नावली में कहीं भी ये प्रश्न नहीं दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल के वीडियो में मैं आपके सामने पार्ट सी सेक्शन सी के बारे में समझाऊंगा। और प्लीज़
विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, यदि मेरे ये आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।